Hello everyone, welcome back to my channel Akshar Academy. Today we are going to explore one of the most powerful social play Justice by जॉन गैल्सवर्दी। तो आज हम इस प्ले की बात करेंगे। ये प्ले भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो LT ग्रेट मेंस में प्लेस दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं है, तो उसे आपको सारे प्लेस को कवर करना है। जो और इम्पोर्टेंट प्लेस है वो मैंने आपको कवर करा दिया है। साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी। जो इस चैनल पे नए हैं वो इस प्लेलिस्ट को जाके देख ले। कंप्लीट आपको UP LT ग्रेट मेंस इंग्लिश की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है और एग्ज़ाम तक आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी आपका क्या है, एक प्ले है। कुछ प्लेज और आपके रह गए हैं, वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर है जस्टिस इज अ, आपको इसमें थीम को डिस्कस करना है। इस आंसर में इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ लीगल सिस्टम एंड इट्स इनह्यूमन रिजिटी। तो ये क्या है, जो आपका प्ले है, ये एक जो उस टाइम का लीगल सिस्टम चल रहा था और जो मतलब इनह्यूमन रिजिडिटी थी, कि लोगों के प्रति जो कठोरता थी, उस पे जस्टिस क्या कर मतलब कैसे न्याय करती थी, किस तरीके से उस पे अपना लीगल सिस्टम काम करता था, उसी को यहाँ पे दिखाया गया है इस प्ले में, आपका जस्टिस नाम के प्ले में। तो गैल्सवर्दी प्रेजेंट अ सिस्टम वेयर जस्टिस बिकम मैकेनिकल, impersonal and obsessive, failing to considered human emotion। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब जस्टिस क्या था, बहुत ज़्यादा उसका जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा इनह्यूमन हो गया था, मैकेनिकल हो गया था और इम्पर्सनल हो गया था। यहाँ पे जो ह्यूमन थे उसके इमोशन की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई थी। द प्रोटोगैनिस्ट, जो आपका ये प्रोटोगैनिस्ट है इसमें, विलियम फोल्डर विलियम फोल्डर इज़ अ यंग क्लर्क, वो एक क्लर्क रहता है जो एक ऑफिस में काम करता है। हु कमिट्स फॉर्जरी अंडर इमोशनल प्रेशर टू सेव अ मैरिड वुमेन फ्रॉम एन एब्यूजिव रिलेशनशिप। इसमें एक मतलब वुमेन को दिखाया गया है जो कि एक रिलेशनशिप में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, और वो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप होता है। उसी की हेल्प करने के लिए जो आपका प्रोटैगनिस्ट है विलियम फोल्डर, वो क्या करता है, एक तरीके से कुछ चेक वगैरह में कुछ चीज़ों को अलग करके, मतलब एक तरीके से आप उसे चोरी मानेंगे बट वो किसी अच्छे काम के लिए की जाती है, वो करता है। However, the court ignores his motive and judged him solely on basis of his crime। फिर यहाँ पे किस तरीके से दिखाया गया है कि उसका क्या मोटिव था ये करने का, और किस किस लिए उसने ये चोरी की, उसको एक क्रिमिनल के रूप में देखा जाता है। उसके इमोशन को या उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता उस टाइम की जजमेंट के थ्रू, और उसे क्या एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है। द प्ले हाईलाइट्स द गैप बिटवीन लॉ एंड ट्रू जस्टिस। अब ये प्ले जो क्या है, हाईलाइट करती है कि किस तरीके से जो लॉ है, कानून, और जो ट्रू जस्टिस है, जो सच सच में जो न्याय होना चाहिए, उसमें कितना बड़ा गैप दिखाई देता है। फोल्डर इज ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, फोल्डर को एक क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया जाता है, रेदर देन अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। जबकि वो क्या है, एक परिस्थिति का शिकार है, विक्टिम है, कि उसके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि वो हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। शोइंग द लैक ऑफ कंपेशन इन द जुडिशियल प्रोसेस। इसमें हमें जुडिशियल जो प्रोसेस चलती है उसमें कंपेशन की कमी देखने को मिलती है, मतलब दया या करुणा की जो फीलिंग है वो हमें दिखाई नहीं देता। बहुत ही ज़्यादा कठोर, मतलब अगर किसी से कोई नॉर्मल सी चोरी हो जा रही है या किसी से कोई परिस्थिति बस कोई और घटना हो जा रही है, उसे एज अ बहुत ज़्यादा क्राइम मान के ही जज किया जा रहा है। उसके पीछे का मोटिव नहीं देखा गया है इस जस्टिस प्ले में। और उस टाइम का मतलब उस टाइम का जो लीगल सिस्टम था इस तरीके का ही कार्य कर रहा होगा, इसलिए इन्होंने ये प्ले लिखा। हिज हार्श सेंटेंस and and solitary confinement leads to mental background,
अब यहाँ पे जो हार्श सेंटेंस है और जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो यहाँ पे दिखाता है कि कैसे लीड टू मेंटल बैकग्राउंड। जब उसको सजा हो जाती है उसे ऐसी सजा मिलती है जिसमें उसको अकेले रहना पड़ता है, वो अकेले ही एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो उसकी जो मेंटल बैकग्राउंड रहती है, मेंटल स्थिति, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रिफ्लेक्टिंग द क्रुएलिटी ऑफ प्रिजन कंडीशन। और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्रुएलिटी दिखा रहा है कि लोगों के साथ भी उसे नहीं रखा जा रहा है, अदर जो क्रिमिनल्स हैं उसे एकदम अकेले एक तरीके से एक रूम में या एक जेल में कैद करके रखा जाता है। Galsworthy strongly criticized the absence of reformative justice and the dominance of punitive measures। यहाँ पे जो गैल्सवर्दी हैं वो बहुत बुरी तरीके से मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं इस तरीके की जस्टिस को, इस तरीके के न्याय को जो सुधारात्मक ना हो कि सिर्फ दंडात्मक है। मतलब प्यूनिटी मतलब सिर्फ वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि हमें एक क्राइम हुआ है उसको दंड देना है, ये नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ पे कि हमें कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। वही यहाँ पे फोल्डर के साथ इस प्ले में होता है। Moreover, the play question where law exists to serve justice or merely to enforce rules without empathy। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, ये प्ले जो है क्वेश्चन करता है कि लॉ इसलिए बनाया गया है कि वो एक न्याय दे सके, ना कि इसलिए कि वो विदाउट एम्पैथी एक रूल्स को चलाए। कोई भी नियम को इस तरीके नहीं चलाना चाहिए कि उसमें एम्पैथी ना हो। तो एम्पैथी को रखते ही जो कानून बनाई जाती है उसी को ट्रू जस्टिस माना जाता है। उसी को इसमें जो गैल्सवर्दी ने इस प्ले के थ्रू उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। Through Fowler's tragic end, Galsworthy exposes the failure of legal system to rehabilitate individuals। इस तरीके से जो फोल्डर होता है उसका ट्रेजिक एंड होता है और गैल्सवर्दी एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो लीगल सिस्टम है उनका फेल्योर हो गया है। फिर से लोगों को इंडिविजुअल्स को मतलब जैसे अगर किसी को सज़ा हो जा रही है तो उसको सुधार की जगह उसके एंड तक उसे पहुंचा दिया जा रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इस लीगल सिस्टम को वो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इन कंक्लूजन जस्टिस इज अ सोशल प्रोटेस्ट ड्रामा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जस्टिस है वो क्या है, सोशल प्रोटेस्ट ड्रामा है। दैट डिमांड्स जुडिशियल रिफॉर्म, जो डिमांड करती है जुडिशियल रिफॉर्म को, एम्फेसाइजिंग द नीड ऑफ ह्यूमनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेशन इन डिलीवरिंग ट्रूथ जस्टिस। कि अगर हम किसी चीज़ पे जस्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम ह्यूमनिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपेशन पे भी ध्यान दें। कोई जस्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें एम्पैथी ना हो, कि जैसे अगर छोटा बच्चा है कि उसने कोई क्राइम कर दिया तो हम उसे सीधा मर्डर मतलब डेथ की सज़ा दे देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पे वो गैल्सवर्दी यहाँ पे दिखाते हैं इस प्ले के थ्रू। इसके साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। पहला है आपका डिस्कस जस्टिस एज अ प्रॉब्लम प्ले। ये जो जस्टिस है ये एक प्रॉब्लम प्ले है और इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। क्रिटिकली एनालाइज द थीम ऑफ लॉ वर्सेस जस्टिस इन द प्ले। किस तरीके से दोनों को एनालाइज किया गया है इस प्ले में, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट मैसेज डज गैल्सवर्थी कन्वे इन थ्रू द प्ले। इस प्ले के माध्यम से जो गैल्सवर्दी हैं वो हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस मैसेज की बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से बन सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इसके, मैं जो आप लोगों को बता दे रही हूँ, लोग आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। जैसे इसमें लॉ एंड जस्टिस की बात की गई है, लॉ एंड जस्टिस की बात की गई है, जस्टिस। दूसरा क्या है, इसमें आपके ह्यूमनिटी की बात की गई है कि जो लॉ होनी चाहिए हमारी वो विथ ह्यूमनिटी होनी चाहिए। किसके साथ, विथ ह्यूमनिटी के साथ होनी चाहिए, ह्यूमनिटी के साथ होनी चाहिए। फिर सेकंड बात क्या की गई है इसमें, देखिए जो ये है ये किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये ब्रिटिश लीगल सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं गैल्सवर्थी। ब्रिटिश लीगल सिस्टम जो है
उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज यहाँ पे कर रहे हैं ब्रिटिश लीगल सिस्टम को। दूसरा इसमें लैक ऑफ सिंपैथी फॉर इंडिविजुअल्स दिखाया गया है, मतलब कि जो इस जस्टिस में कमी दिखाई गई है वो सिंपैथी की कमी दिखाई गई है किसी इंडिविजुअल को लेके। और इसमें क्या की पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो आपका फोल्डर रहते हैं, जो आपको प्रोटेगनिस्ट है, उसे एज अ क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है, ना कि एज अ मतलब एक विक्टिम। उसे क्रिमिनल मान के ही सज़ा दी जाती है, उसे विक्टिम नहीं माना जाता। तो ये की पॉइंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग किसी भी प्रकार का आंसर, देखिए जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब 200 से 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि किसी भी प्रकार का आपको आंसर क्वेश्चंस मिलेगा आप उसका आंसर राइट कर लेंगे। और यही कीवर्ड्स, चाहे जो आप आंसर राइट करिए, ये सारे कीवर्ड्स, क्योंकि ये तो पूरा कोर कीवर्ड है आपके किसी भी प्ले का, या जो मैं और कीवर्ड्स बताती हूँ हर प्लेज में या हर पोएट्री या हर प्रोज में, वो सारे आप किसी भी प्रकार के आंसर को राइट करिए, वो आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये आप किसी भी प्रकार की जब आंसर को आप राइट करेंगे उसमें इसको हाईलाइट करके लिखिए या अंडरलाइन करके लिखेंगे, तो उससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट जो लिखा हुआ है उसे हर चीज़ों की नॉलेज है। हमें बस एक स्टोरी की तरह कोई भी चीज़ लिख के नहीं आनी है, एक स्टैंडर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टफ लैंग्वेज में, बट एक स्टैंडर्ड सेट करके आपको लिखना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं मेंस की। हम अब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के आंसर को राइट नहीं कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ क्या करते थे, पेजेस भरते थे। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे आपको एक वर्ड लिमिट दी गई है कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है या 125 वर्ड में लिखना है। उस वर्ड लिमिट के अंदर ही आप लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। इसलिए एग्जामिनर ने ये वर्ड काउंट रखा है कि बहुत ज़्यादा आपको भरना नहीं है कुछ, और अपने लिमिट में ही रह के इन चीज़ों को लिखना है। इसलिए मैं आपको ये की पॉइंट्स बताती हूँ कि आप किसी भी तरीके का, हो सकता है आपको एट इज इट क्वेश्चन पूछ ले जो मैं आपको करा रही हूँ, या कुछ चेंज के साथ पूछ ले, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे, बैठेंगे, पेपर को एक बार पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को सारे, आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे सिमिलर, और प्लस आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, हम इस वेरी इजी हो गया हमारे लिए किसी भी आंसर को राइट करना। बस हमें फॉर्मेट और हमारा जो कलम है वो चलते रहना चाहिए। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग कि आपको फिर वो जो आपके अंदर की डर है वो ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम को लेके, कि हमने इतना लिख लिया है कि हमें किसी भी प्रकार का आंसर आएगा हम उसको अच्छे से राइट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, और इसमें रिफॉर्मेटिव की बात करते हैं कि जो लीगल सिस्टम होना चाहिए वो प्यूनिटिव ना होकर रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। इसमें 3 मेजर कैरेक्टर आपको, एक जो विलियम फॉल्डर हैं, एक जो रुथ हैं, वो देखने को मिलती हैं, जिनके कारण ये चीज़ें होती हैं, जिनके हेल्प में। और आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे 2-3 कैरेक्टर ही हैं आपके जो बहुत ज़्यादा, एक जेम्स हाउ मिल जाएंगे, वाल्डर हाउ मिल जाएंगे, जो क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से लॉ और वर्सेस को वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लॉ और ह्यूमनिटी दोनों डिफरेंस चीज़ें और दोनों को हमें साथ लेके चलना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये प्ले आज कंप्लीट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।